हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशन वीडियोस पर। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 18 का पार्ट 3 और जो 18 चैप्टर का लास्ट पार्ट होगा जिसमें हम पढ़ेंगे उसके आगे का। अमृता शेरगिल 1913 से 41 ईस्वी भारत की अपनी फ्रीडा कोहलो के तौर पर पहचानी जाने वाली अमृता शेरगिल ने क्रांतिकारी रूप से पश्चिमी और पारंपरिक कला रूपों का समन्वय किया और भारत में एक नई युगांतकारी शैली की स्थापना की। एक निजी करुणा, उत्पादक संवेदना और भारत के प्रति लगाव की भावना के लिए अमृता शेरगिल की शैली भारतीय आधुनिक चित्रकला के क्षेत्र में नितांत नवीन, अनूठी और विशिष्ट रही। बंगाल शैली में इतने जिन प्रभावों ने बंगाल शैली के तरुण चित्रकारों को प्रभावित किया, उनमें अमृता शेरगिल का प्रभाव सर्वाधिक उल्लेखनीय है। वह भारत की सर्वप्रथम महिला चित्रकार थीं जिन्हें पश्चिम कला शैली सीखने का अवसर मिला और कला जगत में भरपूर सम्मान भी, किंतु इसके बाद भी वह अतृप्त थीं। इसी तृप्ति की चाह में आजीवन भटकती रहीं। वस्तुतः वह अपने भोगे जीवन के वास्तव नहीं बल्कि अपने किए कला कर्म के कारण स्मरण की जाती हैं। उन्होंने स्वयं एक जगह लिखा है कि मैं सिर्फ चित्रकार बनने के लिए ही पैदा हूँ। अपनी छोटी सी उम्र में उन्होंने जो भी चित्र सृजन किए, भारत सरकार ने उसे 1976 ईस्वी में राष्ट्र संपदा घोषित किया है। जन्म एवं आरंभिक जीवन। अमृता शेरगिल का जन्म 30 जनवरी 1913 ईस्वी को हंगरी देश की राजधानी बुडापेस्ट में हुआ था। तब बुडापेस्ट यूरोप का एक अत्यंत महत्वपूर्ण सांस्कृतिक केंद्र माना जाता था। उनके पिता सरदार उमराव सिंह शेरगिल भारतीय सिख थे और उन्होंने एक हंगेरियन ओपेरा गायिका मारिया आंतावनेत गोटसमेन से विवाह किया था। शादी के बाद दोनों हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में रहने लगे थे। उमराव सिंह संस्कृत, पर्शियन तथा उर्दू भाषा के विद्वान थे। अमृता की छोटी बहन इंदिरा, जो बाद में प्रसिद्ध समकालीन कलाकार विवान सुंदरम की मां बनी थी। 1914 ईस्वी में पहला विश्व युद्ध शुरू हो गया। शेरगिल परिवार की भारत वापस आने की इच्छा के बावजूद उनका वहां से निकलना मुश्किल हो गया। राजधानियां और शहर लड़ाई का केंद्र जल्दी बनते गए। इसी डर के कारण शेरगिल परिवार राजधानी बुडापेस्ट से हटकर दूर के एक गांव दुनहस्ती में जाकर रहने लगे। फरवरी 1921 ईस्वी में पेरिस होते हुए 8 वर्ष की उम्र में अमृता अपने माता पिता के साथ पहली बार भारत आईं। यहाँ वह 1921 से 29 ईस्वी तक अपने परिवार के साथ शिमला की समर हिल कॉटेज में रहीं। यहाँ उन्होंने अपना स्टूडियो सबसे ऊपर वाले कमरे में बनाया था। शिमला के समर हिल स्टेशन से लगी हुई यह इमारत आज भी अमृता की यादों से सरोबोर है। 1922 से 23 ईस्वी में यही उन्होंने एक अंग्रेज शिक्षक से चित्रकला और वायलिन की शिक्षा ली। 1923 ईस्वी में अमृता की मां मारिया इटली के एक बुत तराश मूर्तिकार की ओर आकर्षित हो जाती हैं। तब मारिया बीथोवन की सिम्फनी लीन होकर बजाती तो वह मीठे सुर के साथ गाने लगता, कभी कभी तल्लीन होकर नाचने भी लगता। किसी कारणवश जब उसे इटली जाना पड़ा तो मारिया भी अपनी दोनों बेटी को लेकर इटली पहुंच जाती हैं। परिस्थितिवश 1924 ईस्वी में अमृता का वही फ्लोरेंस के एक कला स्कूल शांता एनसिएटा में दाखिला करवा दिया जाता है, किंतु वहां की शिक्षा पद्धति और अनुशासन उन्हें रास नहीं आता। वह जल्दी ही ऐसी परिस्थितियों से ऊब गईं और माँ से भारत चलने के लिए आग्रह करने लगी। इसी बीच मारिया का भ्रम भी टूट गया। जब वह बुतकार अपने गांव अपनी पत्नी के पास सिसिली लौट जाता है, मारिया ने उससे खूब विनती की, आंसू बहाए, पर वह नहीं रुका। इस तरह से हालात बदल जाने के कारण मारिया भी निराश हो जाती है। अंततः सभी 15 मार्च 1924 ईस्वी को वापस अपने घर शिमला भारत आ जाते हैं। 1927 ईस्वी में जब हंगरी से अमृता के मामा एरविन बक्टे भारत आए तो उन्होंने सर्वप्रथम उन्हें मानव कृतियाँ शुद्ध बनाने के लिए मॉडलों की सहायता लेने का सुझाव दिया। यद्यपि एरविन महोदय एक इडोलास्टिस्ट थे, लेकिन वह एक चित्रकार भी रह चुके थे। अंत उन्हें चित्रकला की पूरी तकनीक जानकारी थी।
अपने मामा की प्रेरणा से अमृता ने मॉडलों की सहायता लेकर मानव आकृतियां बनानी आरंभ की, जिनके परिमाण को देखकर वह स्वयं चमत्कृत हो गईं। इन मॉडलों के लिए उन्होंने घर में ही उपलब्ध अपने नौकरों तथा जमादार आदि को चुना, जो सहज ही उपलब्ध थे। खासकर उन्होंने अपनी नौकरानी खुशी के अनेक चित्र बनाए। 5 वर्ष भारत में बिताने के पश्चात अमृता 1929 ईस्वी में कला शिक्षा के लिए पेरिस चली गईं। वहाँ उन्होंने पहले पिएरे वेलेंट और लूसियन सीमोन के निर्देशन में अकेडमी डी ला ग्रांडे चाउमेयर में और बाद में एकोल डेस बियाकस आर्ट्स में प्रवेश लिया। एकोल डेस बियाकस आर्ट्स में भी अमृता को शिक्षक के रूप में लूसियन सीमोन ही मिले। यहाँ की शिक्षा ने अमृता को पश्चिमी कला और वहाँ के जनजीवन के और करीब ला दिया। वहाँ रहते हुए उन्होंने प्रसिद्ध चित्रकार गागिन और सेजान के काम को देखा। इससे उनकी कल्पना शक्ति, विषय संयोजन, शैली, रंगों का मिश्रण और उनके चयन आदि में निखार आया। 1930 ईस्वी के आसपास उन्होंने तेल रंगों का प्रयोग आरंभ किया। स्पष्टता इस माध्यम ने उनके कार्य के स्वभाव को बदला। वह अब तक चारकोल और जल रंगों को बरतती आ रही थीं। अपने अध्ययन कला के समय उन्होंने अनगिनत ड्राइंग, भूदृश्य, स्टिल लाइफ चित्र, व्यक्ति चित्र बनाए। अमृता ने पेरिस में अपना एक स्टूडियो भी बना लिया था, जहां उनके समय वयस्क कलाकारों को आना जाना लगा रहता था। इतना कुछ होते हुए भी अमृता का दिल भारत के लिए धड़कता था और अपने अस्तित्व की तलाश में वह भारत में आकर करना चाहती थी। इसी तत्व को चित्त में रखकर वह कहती हैं, मैं नहीं समझती कि यूरोप में रहकर मैं चित्र रच सकती हूँ। यूरोप तो पिकासो, मातिस, ब्राक या दूसरे कलाकारों का है, मेरा तो सिर्फ भारत है। अमृता की इच्छा उमराव सिंह की सोच के खिलाफ था। वह नहीं चाहते थे कि अमृता भारत आकर रहे। उन्होंने अमृता को लिखा कि तुम्हारी भारत के साथ कोई गहरी समझ नहीं है और न ही यहाँ के दर्शन, कला और इससे जुड़ी दूसरी चीज़ों की तुम्हें विशेष जानकारी ही है, इसलिए तुम यूरोप में ही रहो और यही तुम्हारे माफिक है। हालांकि यह नहीं कहा जा सकता कि पेरिस में रहते हुए अमृता ने कोई उत्कृष्ट काम नहीं किया जिसका नाम लिया जा सके। एकोल डेस बियाकस आर्ट्स के प्रोफेसर सियोन अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ होने के अलावा दृष्टा भी थे। वे अमृता से एक बात बड़े गर्व से कहते थे कि मुझे इस बात को हमेशा गर्व रहेगा कि तुम मेरी विद्यार्थी रही हो। पेरिस में ही रहते हुए अमृता शेरगिल ने 1932 ईस्वी में अपना एक विख्यात तेल चित्र यंग गर्ल्स बनाया था। इस चित्र के लिए उन्हें 1933 ईस्वी में फ्रांस की राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी ग्रांड सोलेन का स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ और इसी आधार पर उन्हें ग्रांड सोलेन का सदस्य एसोसिएटेड बना दिया गया। यह सम्मान प्राप्त करने वाली वह सिर्फ पहली भारतीय लड़की ही नहीं बल्कि समूचे एशिया में पहली थी। पिता के ना चाहते हुए भी वह दिसंबर 1935 ईस्वी में भारत लौट आई। प्रसिद्धि, जान पहचान का त्याग कर नए परिवेश में नई शैली व नए समय से लैस होकर अपना रचनात्मक कार्य शुरू करना, लिखना या कहने जैसा आसान नहीं रहा होगा। इसके लिए उन्हें कई स्तरों पर स्वयं को तैयार करना पड़ा होगा। उस समय यहाँ का कला दृश्य ही भिन्न नहीं था बल्कि यहाँ के लोग, उनका उठना बैठना, खाना पीना, लिबास के वास्ते प्रयोग में लाया जा रहा कपड़ा और उसके रंग आदि भी पश्चिमी से हटकर थे। साधारण व्यक्तियों के लिए यह अंतर मामूली हो सकता है पर एक चित्रकार के लिए नहीं। कला के नाम पर उस समय बंगाल स्कूल का एक छात्र राज था। वह शुद्ध देसी कला शैली थी जिस पर किसी विदेशी शैली का रंच मात्र भी प्रभाव नहीं था, क्योंकि उन्हीं दिनों भारत अपनी स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रहा था। इस दृष्टि से बंगाल की कला शैली अधिक स्वीकार्य और प्रामाणिक मानी जाती थी। इस शैली के लिए सिर्फ जल रंगों का ही प्रयोग किया जाता था। रंग लगाने के बाद पानी की मदद से उसकी रंगत टोन को इकसार या कम या ज़्यादा किया जाता था। इस विधि को वॉश कहते हैं। अमृता शेरगिल इस विधि से अनजान थीं। उनकी पढ़ाई और अभ्यास तेल रंगों से हुआ था। इस समय उनके सम्मुख 2 रास्ते थे। एक रास्ता तो यह था बंगाल स्कूल का अनुसरण करती और दूसरा रास्ता था कि उस कला आंदोलन के बरखिलाफ अपनी रेखाओं और संरचनात्मक आकारों से एक भिन्न कला आंदोलन को जन्म देती। अमृता ने दूसरा रास्ता अपनाया। बंगाल स्कूल को वह तिरस्कार भाव से देखती थी
उनका मत था कि यह स्कूल जनसाधारण की दुख तकलीफ़ों को जुबान नहीं देता। दूसरा, इस शैली में किए जाने वाला कार्य सजावटी है, वास्तविकता जिसके करीब से भी नहीं गुजरती। अमृता शेरगिल सर्वप्रथम कलाकार थीं जिन्होंने भारतीय कला जगत में व्यापक ठहराव को तोड़ा। पहला बड़ा कदम तो तकनीक और विषय पक्ष ही है। अमृता के तेल चित्रों को अपना एक महत्व है। वैसे तो केरल के प्रसिद्ध चित्रकार राजा रवि वर्मा भी तेल रंगों के काम किए थे, किंतु उनके चुने विषय रामायण, महाभारत, पुराणों आदि ग्रंथों से आते थे। जनसाधारण का उनके कैनवस में दखल न के बराबर ही रहा। अमृता ने प्यार के क्षणों का भोग करते या प्यार कथाओं के पात्रों को अपने कैनवस पर कभी नहीं आने दिया। उन्होंने किसी रिवाज को भी चित्रित नहीं किया। उन्होंने सादा अनछुए विषयों का चयन किया और उनके प्रतिनिधि पात्र निचले तबके रहे। अमृता ने भारतीयों की दयनीयता और तथा गरीबी को करीब से देखा और उसे अपने चित्रों में उतारा। एक जगह पूछने पर उन्होंने कहा था कि यदि भारत में गरीब न होते तो मेरे लिए पेंट करने को कुछ न होता। भारतीय चित्रकार विशेषकर बंगाल शैली के अमृता की आमद से खुश न थे। उन्होंने अपने ढंग से अमृता पर जवाबी हमले किए। कईयों के लिए वह अशोचनीय स्थिति थी कि एक महिला कलाकार पुरुष प्रभुता वाले संसार में कैसे दाखिल हो गई। अमृता शेरगिल को अपने आसपास के तंग माहौल से जल्दी ही सामना हो गया। 1 सितंबर 1935 ईस्वी को शिमला आर्ट सोसाइटी की ओर से लगाई जाने वाली प्रदर्शनी में उन्होंने अपनी 10 कलाकृतियां भेजी। 10 में से 5 कलाकृति संस्था द्वारा वापस कर दी गईं। अस्वीकृत रचनाओं में से एक वह रचना भी थी जिसे ग्रांड सोलेन पेरिस में दिखाया जा चुका था और वहां उस पर पुरस्कार भी मिल चुका था। इस कृति की कला समीक्षकों ने प्रशंसा भी की थी। वापस आए चित्रों को देखकर अमृता को गुस्सा आ गया और उन्होंने संस्था की ओर से दिए जाने वाले महाराजा फरीदकोट पुरस्कार को लौटते हुए एक खत लिखा। मुझे यह पुरस्कार किसी और योग्य कलाकार के वास्ते लौटाते हुए खुशी हो रही है। यह है अमृता शेरगिल, भारतीय माँ अथवा मदर इंडिया। 1935 ईस्वी, कैनवस पर तेल रंग। संग्रह कहाँ है? राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय, नई दिल्ली। अपनी आर्थिक स्थिति को सुचारू रखने के लिए उन्होंने कमीशन्ड पोर्ट्रेट भी बनाए। वैसे यह कार्य उन्हें नापसंद था। इसका एक कारण उनके चित्रों का ना बिकना भी रहा, क्योंकि उनका मूल्य बाकी कलाकारों की कृतियों से कहीं ज़्यादा होता था। कमीशन कार्य ने कलाकार के दूसरे कार्य को भी प्रभावित किया। चित्रों में धूप छांव के प्रयोग के स्थान पर सपाट रंगों ने ले लिया, जिसकी वजह से उनकी कृतियाँ और सिंप्लीफाइड हो गईं। बाद में भी यही लक्षण उनके काम का पहचान बन गया। उनके चित्र रेस्टिंग, वुमेन एंड बाथ, वुमेन ऑन चारपाई खासकर तरह की रचना शैली को उभारते हैं। सीधी रेखाओं के साथ अब गोलाईदार अंग नहीं दिखते, बल्कि वह कोड़दार बनाए गए हैं। अमृता शेरगिल की शैली खुद उनकी बनाई अपनी एक नई शैली थी। जैसे कि उन्होंने स्वयं कहा था कि मैं अपनी नई तकनीक का विकास कर रही हूँ जो रूढ़िवाद दृष्टि से देखने पर अनिवार्यता भारतीय तो नहीं, लेकिन पाश्चात्य भी नहीं है। मैंने वास्तव में अपना मार्ग स्वयं खोजना पसंद किया है। एक ओर उनके काम की प्रशंसा करने वाला कोई विरला ही था, यामिनी राय को छोड़कर, तो दूसरी ओर वह भारत की कला जानने पहचानने के लिए प्रयत्नशील थी। भारत के लोगों और यहाँ के मंदिरों की मूर्ति कला को देखने के लिए उन्होंने भिन्न भिन्न प्रांतों की यात्रा की। भारतीय कला के मर्म को समझने के लिए उन्होंने लघु चित्र शैलियाँ, बोसाली, कांगड़ा, राजस्थानी, मुगल की ओर भी ध्यान दिया। सन 1936 ईस्वी में अमृता शेरगिल ने दक्षिण भारत की यात्रा की, जो उनके कला जीवन के विकास में बहुत महत्वपूर्ण साबित हुई। यात्रा के मध्य जब वह मुंबई रुकी, तभी उनकी मुलाकात युवा कला समीक्षक कार्ल खंडालावाला से हुई थी, जो मैनीचेयर्स कला के विशेषज्ञ थे। उन्होंने अमृता शेरगिल को हर एक शैली के लघु चित्रों के गुण लक्षणों के बारे में जानकारी दी। यह आदान प्रदान दोनों को एक दूसरे के करीब ले आया। अमृता खतों के जरिए अपने काम की योजना, रंग के चुनाव और उनके प्रभावों के बारे में उन्हें बताती रही थी। कार्ल खंडालावाला पहले व्यक्ति थे जिन्होंने अमृता के काम की प्रशंसा की थी।
इस शवासी ने अमृता को हौसला बढ़ाया। धीरे धीरे भारत के प्रति उनकी दिलचस्पी बढ़ती जा रही थी। दक्षिण यात्रा के दौरान वे विश्व प्रसिद्ध अजंता एलोरा गुफाओं को देखने पहुंची और वहां के बड़े बड़े आकारों के मूर्ति शिल्पों को रेखांकन तैयार किया। अजंता एलोरा की यात्रा से उन्होंने अपने मार्ग खोजने में सहायता मिली। एक निश्चित रूप व आकार तथा रंग विधान चुना। उन्होंने अजंता के सपाट रंग के उभार और प्राचीन कला के विस्तार व आंतरिक को अपनाया। अजंता एलोरा के बारे में वह एक जगह लिखती हैं, एलोरा बड़ी शान वाला है, जबकि अजंता अनुपम और अति सुंदर है। इसके बाद वह मालावर होती हुई कोचीन पहुंचती हैं। वहां जब उन्होंने मट्टनचेरी राजभवन के भित्ति चित्रों को देखा तो काफ़ी प्रभावित हुई। वो लिखती हैं, मैंने शायद ही कहीं और ऐसे सिद्धहस्त चित्र देखे हैं, ये तो अजंता से भी बढ़कर हैं। दक्षिण भारत से वापस आते समय अमृता कुछ दिन दिल्ली में ठहरी। यहाँ उन्होंने अपने चित्रों की एक प्रदर्शनी भी लगाई। इस प्रदर्शनी के दौरान ही उनकी भेंट पहली बार पंडित जवाहरलाल नेहरू से हुई। दोनों एक दूसरे के प्रति आकर्षित हो जाते हैं। इस भेंट के बारे में अमृता लिखती हैं, दिल्ली में मैं जवाहरलाल नेहरू से मिली। मेरी इच्छा रही थी कि मैं उनसे मिलूं। मुझे लगता है कि उन्होंने मुझे उतना ही पसंद किया है जितना उनको मैंने। वह मेरे काम को देखने आए। यहाँ उनके साथ लंबी बातचीत हुई। इसके बारे में नेहरू ने लिखा है कि मैंने आपके काम को ध्यान से देखा है और पसंद भी किया है, क्योंकि इसमें शक्ति और दृष्टि एक ही स्थान पर है। आप में दोनों चीज़ें हैं। यह सभी चित्र अतीत से बंधे हुए उन निर्जीव चेहरों से कितने भिन्न हैं जिनको हम अपने देश में अक्सर देखते हैं। दक्षिण भारत की यात्रा के प्रभाव में ही अमृता शेरगिल ने शिमला वापस आकर दक्षिण भारतीय जीवन को अपने ढंग में कैनवास पर उतारा। इस दौर की कला को कई विशेषज्ञ उनकी सर्वोत्तम कला स्वीकार करते हैं। दक्षिण भारत के मंदिरों, मूर्तियों, कथकली के कलाकारों ने उनको भिन्न दृष्टि प्रदान की थी। वहाँ के लोगों के नंगे अधनंगे काले भूरे शरीर जो सफ़ेद कपड़ों से थोड़ा बहुत लिपटे होते थे, अमृता के लिए विलक्षण अनुभव था। इसी आधार पर उन्होंने चित्रों की त्रयी, ब्राइड टायलेट, वधू का श्रृंगार, ब्रह्मचारी, विलेजर्स गोइंग टू मार्केट, बाजार को जाते ग्रामीण चित्रित की। यह चित्र दक्षिणी भारतीय शैली के नाम से जाने जाते हैं। कुछ लोग तो यह भी मानते हैं कि इस अभिव्यक्ति के साथ ही अमृता की कला के एक युग को अंत हो गया। इस तिगड़ी को पूरा करने पर अमृता अप्रैल 1938 ईस्वी में कार्ल खंडालवाला को लिखती हैं, मैं नहीं जानती यह पड़ाव गुजर जाने वाला है या टिके रहने वाला। मैं इसे पहले से अधिक दूरी रखकर देखती हूँ। इसमें मानवीय पक्ष का दखल कम है और रोमांटिक भी कम है। इस समय मुझे राजपूत चित्रों के बजाय मुगल शैली अच्छी लगती है। 18 जुलाई 1938 ईस्वी को अमृता शेरगिल ने अपने माता पिता की इच्छा न होते हुए भी अपने ममेरे भाई डॉक्टर विक्टर एगान से विवाह कर लिया। एगान उनके बाल मित्र थे। अमृता चाहती थी कि वह कोई ऐसा व्यक्ति जीवन साथी बने जो मुझे मेरे ही रूप में स्वीकार कर ले। डॉक्टर एगान में उन्हें यह बात संभव नजर आई। शादी के पश्चात अप्रैल 1939 ईस्वी में अमृता अपने पति के साथ भारत वापस आ गई। शुरू में वह अपने शिमला वाले कॉलेज में रही। यहीं एगान अपनी प्रैक्टिस शुरू कर दिए, पर वह ठीक से चली नहीं। हारकर वह सभी सरैया गोरखपुर जाने का निर्णय लेते हैं। सरैया में अमृता के चाचा सर सुंदर सिंह मजीठिया का चीनी तैयार करने का कारखाना था। डॉक्टर एगान को यहाँ बतौर मेडिकल अधिकारी रख लिया गया। यहाँ रहते हुए अमृता ने कई शेष चित्रों की रचना की, जैसे प्राचीन कथा वाचक, झूला, दुल्हन और ऊँट आदि। अमृता शेरगिल की कला, उनके चित्रों में विषाद की झलक अधिक दिखाई पड़ती है। उनके द्वारा चित्रित पात्रों के चेहरों पर उदासी, भय, मिश्रित भविष्य, आत्मचिंतन तथा अंतर्मुखी होने की झलक मिलती है। प्राथमिक रूप से अमृता की शैली फ्रांसीसी है, जो फ्रांस के उत्तर प्रभाववाद है और विशेषकर फ्रांसीसी चित्रकार पाल गोगिन से प्रभावित है। अमृता गोगिन के रूपकारों और रंग योजना से ही नहीं, बल्कि उसके नए और पुराने के शानदार समन्वय से भी प्रभावित है। गोगिन का जीवन रहस्यपूर्ण रहा। 40 वर्ष तक वह एक सफल स्टॉक ब्रोकर के साथ साथ संतोषपूर्ण जीवन जीता रहा। फिर एक दिन सब कुछ त्याग कर स्वयं को पेंटिंग को समर्पित कर दिया। वह ताहिती द्वीप के आदिवासियों के बीच जा बसा। वहीं लोग उसकी कला के आधार बने थे। वहाँ की सुंदरियों की मासलता, नग्नता को चित्रित कर उसने कला संसार में खलबली मचा दी थी और कला समीक्षकों ने उसे प्रतीकवाद का प्रवर्तक मान लिया। गोगिन की तरह अमृता की पश्चिमी कला जगत का त्याग
कर भारत आवासी थीं। गोगिन तो वहाँ के रहने वाले में रच बस गया। वहीं एक आदिवासी लड़की से शादी कर ली। कुष्ठ रोग का शिकार होकर बेहद गरीबी झेलकर संसार से चल बसा। अमृता ने भारत आकर काम तो किया, पर शान शौकत वाली अपनी जीवन पद्धति का त्याग नहीं किया। वे अपने सब्जेक्ट से कभी नहीं डगमगाईं। दोनों के बीच फासला सदैव बना रहा। अमृता ने शिमला के गरीब लोगों की गरीबी, तंगी, उदासी को गहराई से पकड़ा था। सकारात्मक दृष्टि से देखा जाए तो जाना जा सकता है कि अमृता शेरगिल ने ना तो गागिन जैसा जीवन जिया और ना ही वैसा काम किया। इसके बावजूद भारतीय कला के संदर्भ में अमृता शेरगिल ने कला को नया रूप, विषय और दिशा दी। अजंता एलोरा चित्रों में सर्वप्रथम प्रेरणा प्राप्त करने वाली अमृता को लाल रंग के प्रति खास आकर्षक रहा। न्यूड चित्रण के लिए मॉडलों का इस्तेमाल करने वाली अमृता संबद्ध भारत की पहली चित्रकार थीं। उनके कई ऐसे फोटोग्राफ देखने को मिलते हैं जहां एक ओर मॉडल रूप में लोग बैठे हुए हैं या किसी कार्य में मगन हैं और दूसरी तरफ वे स्वयं इजल के सामने बैठी कैनवस पर अपने विषय को पेंट कर रही हैं। अमृता ने अन्य कलाकारों की अपेक्षा सर्वाधिक संख्या में आत्मचित्र, सेल्फ पोर्ट्रेट बनाए। यह नग्न और अर्धनग्न दोनों हैं। वह स्वयं इतनी सुंदर थी कि शीशे के सामने बैठे अपना आत्मचित्र बना लेती। 1939 ईस्वी में तेल रंगों में बनाया उनका एक आत्मचित्र कला जगत में विशेष महत्व रखता है। हल्का सा आगे की ओर झुका जिस्म और मुस्कान लिए चेहरे बिल्कुल सामने से बनाया गया है। प्रमुख चित्र अमृता के कुल 160 चित्रों का उल्लेख मिलता है। केले बेचने वाले या फल बेचने वाले, नींबू वाले, गणेश पूजन, ग्राम्य दृश्य, मेरे पिता का व्यक्ति चित्र, पति डॉक्टर विक्टर एगान का व्यक्ति चित्र, अछूत बालिका, कालरा सुजेसी, टू वुमेन, हल्दी पीसती औरतें, तिहेतियन, रेड विक्र हाउस, हिलसीन, हरे सरोवर में हाथियों का स्नान आदि अमृता के प्रमुख चित्र हैं। चित्र संग्रह अमृता की सर्वाधिक 101 चित्र वर्तमान के राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है। राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली के एक स्वतंत्र कक्ष में प्रदर्शनी अमृता के प्रमुख चित्रों में प्राचीन कला वाचक 1940 ईस्वी कैनवास पर तेल रंग, 3 युवतियाँ 1934 ईस्वी कैनवस पर तेल रंग, झूला 1940 ईस्वी कैनवस पर तेल रंग, वैवाहिक मॉडल कैनवस पर तेल रंग, युवा पुष्प सेव लिए हुए कैनवस पर तेल रंग, मॉडल का अभ्यास चित्र 1934 ईस्वी कैनवस पर तेल रंग, ब्रह्मचारी कैनवस पर तेल रंग, संगीतज्ञ कैनवस पर तेल रंग, वधू का श्रृंगार 1937 ईस्वी कैनवस पर तेल रंग, बाल वधू या वधू 1940 ईस्वी कैनवस पर तेल रंग, नवयुक्ति यंग गर्ल्स 1932 ईस्वी कैनवस पर तेल रंग, दोपहर का आराम कैनवस पर तेल रंग, चारपाई पर स्त्री जून 1940 ईस्वी कैनवस पर तेल रंग, दो हाथी कैनवस पर तेल रंग, आत्मचित्र 7 1930 ईस्वी कैनवस पर तेल रंग, हंगरी का एक ग्राम बाजार कैनवस पर तेल रंग, भारतीय माँ या मदर इंडिया 1935 ईस्वी कैनवस पर तेल रंग, मेरी कब्रिस्तान 1939 ईस्वी कैनवस पर तेल रंग, नात्रे दाम कैनवस पर तेल रंग, हैगेरियन जिप्सी गर्ल कैनवस पर तेल रंग, अधूरा चित्र 1941 ईस्वी कैनवस पर तेल रंग आदि है। अमृता के कुछ चित्र इंदिरा सुंदरम के निजी संग्रहालय तथा कुछ लाहौर संग्रहालय पाकिस्तान में भी प्रदर्शित हैं। चित्र प्रदर्शनी उन्होंने 1935 ईस्वी में शिमला फाइन आर्ट सोसाइटी की प्रदर्शनी में भारत में बनाई गई प्रथम पेंटिंग का प्रदर्शन किया। इसके बाद 1936 ईस्वी में मुंबई के ताजमहल होटल के मैरिज रूम में उनके चित्र प्रदर्शित हुए। 1935 ईस्वी में इलाहाबाद, अब प्रयागराज के इलाहाबाद विश्वविद्यालय में व इसी वर्ष लाहौर के फेरिटीज होटल के बालरूम में लगी प्रदर्शनियों में उन्होंने शिरकत की। निधन सितंबर 1941 ईस्वी में अमृता पुनः लाहौर गईं। वहां वह 23 सरगंगाराम मानसनस अपार्टमेंट में ठहरी। लाहौर में ही दिसंबर 1941 ईस्वी में पंजाब लिटरेरी लीग हॉल में उनकी एकल प्रदर्शनी का आयोजित हुआ। इस शो के कुछ दिनों बाद वह गंभीर रूप से बीमार पड़ गईं और 5 दिसंबर 1941 ईस्वी को सिर्फ एक अविस्मरणीय याद बनकर रह गईं। मौत के सोए ने आधी रात के अंधेरे में अमृता को ढक लिया। सारा संसार अवाक रह गया। निधन के पहले उन्होंने अपने एक अधूरा चित्र आंगन का ऊपर से एक दृश्य पर काम करना शुरू किया था, जो कि पूरा नहीं हो सका। मात्र 28 वर्ष की उम्र में ही देहांत हो जाने से उनके कृतित्व के महत्व को उनके सामने
आंकने का अवसर ही नहीं मिला, लेकिन उन्होंने एक गहरा असर छोड़ा जिसे आगे ले जाने और विशिष्ट स्थान दिलाने में हैबर और यशावक्स चोपड़ा जैसे प्रतिष्ठित कलाकारों का प्रमुख हाथ रहा। प्रेमल चौधरी, सुधीर सोजवाल, ए रायवा, के.एस. कुलकर्णी, अलमेरकर, चेतन आर्य, बी प्रभा, लक्ष्मण पे, कुमारिल स्वामी, श्रीनिवासलू, एस.एच. रजा, अर्पिता सिंह आदि अनेक चित्रकारों उनकी कलाधारा के साथ रहे और उन्होंने अमृता के प्रभाव को स्पष्ट रूप से स्वीकार भी किया। पुरस्कार और सम्मान। 1938 ईस्वी में दिल्ली फाइन आर्ट्स द्वारा पुरस्कृत हुई। 1978 ईस्वी में भारतीय डाक विभाग द्वारा उनके चित्र हिल वुमेन पर एक डाक टिकट जारी किया गया। नई दिल्ली के लुटियंस में उनके नाम पर एक मार्ग बनाया गया। इसके अलावा उनके नाम पर दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर में एक आर्ट गैलरी, अमृता शेरगिल आर्ट गैलरी, खोला गया है। बुडापेस्ट में भारतीय सांस्कृतिक केंद्र का नाम अमृता शेरगिल सांस्कृतिक केंद्र रखा गया। सलमान रुश्दी के 1995 ईस्वी के उपन्यास द मूड्स लास्ट साय का एक पात्र औरोरा चौगिबी अमृता शेरगिल से प्रेरित है। 1993 ईस्वी में वह उर्दू नाटक तुम्हारी अमृता के पीछे भी प्रेरणा बनी। अमृता चौधरी के उपन्यास फेकिंग इट में अमृता के कार्यों की प्रमुखता में रखा गया है। 2013 को यूनेस्को द्वारा अमृता शेरगिल अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया। 2018 में द न्यूयॉर्क टाइम्स ने उनके लिए देर से ही सही पर एक शोक संदेश जारी कर उनके प्रति श्रद्धांजलि व्यक्त की। चित्र नीलामी। अमृता के कई चित्र अंतर्राष्ट्रीय कला बाजार में काफ़ी ऊंचे मूल्य पर बिक चुके हैं। 2006 में नई दिल्ली की एक नीलामी में उनका चित्र बिलेस सीन को 6.9 करोड़ रुपए मिले, जो उस समय भारत के एक चित्र के लिए दी जाने वाली सबसे अधिक राशि थी। 2018 में मुंबई में सुथबी की एक नीलामी में अमृता शेरगिल के चित्र द लिटिल गर्ल इन ब्लू 1934 ईस्वी को रिकॉर्ड तोड़ 18.69 करोड़ रुपए मिले। वहीं 5 मार्च 2020 को सैफरन आर्ट की नीलामी में भगौड़े नीरव मोदी के आर्ट कलेक्शन वाला अमृता शेरगिल का चित्र व्यवाय विद लेमन 1935 ईस्वी तेल रंग सार्वत्रिक ऊंचे मूल्य 15 करोड़ 68 लाख रुपए में बिका, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। 2020 के दिसंबर माह में अमृता द्वारा निर्मित पति डॉक्टर विकेटर एगान का व्यक्ति चित्र मॉडर्न इंडिया आर्ट की ऑनलाइन बिक्री में 10 करोड़ 86 लाख रुपए में बेचा गया। 6 जुलाई 2021 को सैफरन आर्ट नीलामी में अमृता का चित्र इन द लेडीज एनक्लोजर 1938 ईस्वी रिकॉर्ड 37.8 करोड़ रुपए में बिका। 16 सितंबर 2023 को नई दिल्ली में सैफरन आर्ट के इवनिंग सेल मॉडर्न आर्ट की हुई नीलामी में अमृता शेरगिल की पेंटिंग द स्टोरी टेलर कैनवास पर तेल रंग 61.8 करोड़ रुपए में नीलामी हुई। इसी के साथ ही यह अब तक की सबसे महंगी भारतीय पेंटिंग बन गई और वह सबसे महंगी भारतीय चित्रकारी। तो ये आपका चैप्टर 18 का आज ख़त्म होता है। चैप्टर 18 का पार्ट 3 और चैप्टर 18 भी यहाँ फिनिश होता है। आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।